तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में तमाम अहम बातों का जिक्र किया, लेकिन जो कुछ लाल किले पर हुआ उसका भी जिक्र उन्होंने किया। उस पर वो हाथ भी नजर आया और उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान और उस पवित्र दिन का जिस तरीके से अपमान हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुनवा देते हैं आपको। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी एक बार सुन लेते हैं पहले। Being held during the time of the coronavirus pandemic has great significance. It is the beginning of the new year and a new decade. We will also be entering the 75th year of India's independence this year. All the members of parliament present here today embody the conviction held by every Indian that the toughest of challenges will deter. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण सुना आपने। उन्होंने संसद भवन में अपने अभिभाषण के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा और तिरंगे के अपमान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है वही हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी गंभीरता से पालन होना चाहिए। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। तिरंगे का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है। पवित्र दिन का जिस तरीके से अपमान हुआ 26 जनवरी के पवित्र दिन का, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर राष्ट्रपति ने अपनी बातें स्पष्ट तौर पर रखी और उन्होंने कहा कि जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है वही हमें यह भी सिखाता है कि नियम और कानून का पालन भी गंभीरता से होना चाहिए। नियम और कानून के पालन में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ हुआ लाल किले पर उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तिरंगे का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 26 जनवरी का पवित्र दिन, उसका जो अपमान हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ कहा था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, एक बार पहले वो सुनवा देते हैं आपको। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान तमाम अहम बातों का जिक्र किया। सरकार के कामकाज पर भी उन्होंने रोशनी डाली। लेकिन जो प्रमुख बात है वो उन्होंने संसद भवन में अपने अभिभाषण के दौरान गणतंत्र दिवस पर जो हिंसा हुई और तिरंगे के अपमान को लेकर जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि तिरंगे के अपमान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा उन्होंने, और साथ ही कहा कि जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है वही हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी गंभीरता से पालन होना चाहिए। और उसके साथ ही उन्होंने तीनों कृषि कानूनों का जिक्र भी किया और ये भी कहा कि सरकार इस भ्रम की स्थिति को दूर करने की कोशिश कर रही है। किसानों से बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन इस बीच में जो ये घटना 26 जनवरी को हुई ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों की भलाई के लिए है और धीरे धीरे कोशिश ये हो रही है कि जो भ्रम है इन कानूनों को लेकर उसको दूर किया जाए। किसानों तक इस कानून को लेकर तमाम जानकारियां पहुंचाई जाए और कोशिश लगातार हो रही थी कि किसानों की जो स्थिति है देश में उसमें और सुधार लाया जाए। और ये जो कानून लाए गए हैं ये उसी के तहत लाए गए हैं। एमएसपी को लेकर के भी राष्ट्रपति ने समझाने की कोशिश की अपने अभिभाषण के दौरान। जो अभी तक बातें हो रही हैं उसको उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की। एक बार सुनवाते हैं आपको एमएसपी को लेकर राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा अपने अभिभाषण में। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया है। मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। देखिए, तमाम अहम मुद्दों पर तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बात की ही, लेकिन उन्होंने कृषि कानून को लेकर के भी खोलकर बात की और जिस तरीके से 26 जनवरी को जो घटना हुई लाल किले पर उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान और मास्टर शिवराज सिंह, अध्यक्ष बीकेयू लोक शक्ति के। मास्टर शिवराज सिंह, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण आपने भी सुना होगा सर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कुछ हुआ 26 जनवरी को वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
और वो पूरी लाइन में एक बार जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, वही संविधान हमें यह भी कहता है कि नियम कानून का पालन भी उतनी गंभीरता से होना चाहिए। सर जी बिल्कुल, महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं। ये भी कहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक जो आंदोलन दे रहे थे हटाने का काम किया है, तो ये महामहिम राष्ट्रपति का उल्लंघन है। और रात को गाजीपुर के बॉर्डर पर विधायक ने अपने समर्थकों के साथ किसानों को लाठी डंडों से जो धमकाने का काम किया है, ये बहुत दुर्भाग्य है। दूसरा, राकेश के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, वो कितने दोषी पाए जाते, कितने दोषी नहीं पाए जाते। में है जो किसी विशेष समुदाय के में, और तिरंगे के अपमान करने में है। तिरंगा का अपमान करते हुए या किसी करते हुए सरकार दमनकारी नीति सरकार को सरकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो कहा है। मैं आ रहा हूँ आपके पास मास्टर शिवराज सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको भी ठीक कराने की कोशिश करते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास। गुरु प्रकाश पासवान भी हमारे साथ मौजूद है। गुरु प्रकाश पासवान, आप सुन रहे हैं मास्टर शिवराज सिंह को, अभी भी जो रुख है वो बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने अभिभाषण में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे की बातें तो ठीक है, आंदोलन ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी ठीक है, लेकिन नियम कानून का पालन भी तो जरूरी है। देखिए, निश्चित रूप से आदर्श जी, ऐसा है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान है। यदि आप धारा 87 देखेंगे, आर्टिकल 87 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे, तो आप पाएंगे कि लगभग दो ऐसे ओकेजन्स होते हैं। एक तो चुनाव के बाद जब नई सरकार बनती है, और साल में हमेशा साल की शुरुआत की जो होती है संसद में, वो राष्ट्रपति के भाषण के साथ होती है। तो वो एक ब्रॉडर विजन जो है गवर्नमेंट का, वो देश के समक्ष रखते हैं, और अभी तक की उपलब्धियां क्या रही हैं, क्या कमियां रही हैं। तो राष्ट्रपति जी एक प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं पूरे देश का। और कल से हम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसे परिवार आधारित क्षेत्रीय राजनीतिक दल इस संवैधानिक संस्थान पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति जी ने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया है, उन्होंने बताया, वो चाहे एमएसपी का विषय हो या कृषि सुधार की बात हो। देखिए, देश में कृषि सुधार होना चाहिए, बात पिछले 30 वर्षों से हो रही है। तमाम कृषि अर्थशास्त्री, तमाम कृषि विश्वविद्यालय के जितने भी पूर्व वाइस चांसलर थे, उन्होंने लेखों के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, एडिटोरियल्स के माध्यम से आग्रह किया था कि भाई कृषि सुधार करिए। जब कृषि सुधार हो रहा है तो उसका राजनीतिकरण हो रहा है। हम लोगों ने 26 जनवरी को देखा किस प्रकार लाल किले पे जो तांडव हुआ था, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को तार तार करने का काम किया गया था। उसी का एक्सटेंशन है। यदि आप राष्ट्रपति का भाषण का बॉयकॉट करते हैं, तो एक प्रकार से ये आपकी मानसिकता दिखाता है संविधान के संस्थानों के प्रति। देखिए, बार बार जो कांग्रेस पार्टी आज के डेट में नेताहीन हो गई है, नीतिहीन हो गई है, पूर्ण रूप से नियति पर उन्होंने छोड़ दिया अपने संगठन को। फौज कुछ कार्रवाई करे, आप फौज की इंटेग्रिटी में सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन कई सवाल गुरु प्रकाश जी, शिवराज जी भी उठा रहे थे अभी अपनी बात के दौरान। हाँ, शिवराज जी का मैं आभारी हूं। मैंने देखा ट्वीट की, देश कृषि मंत्री जी ने ट्वीट किया था कि उन्होंने संशोधनों के साथ स्वीकार किया है। इसीलिए शिवराज जी और हम लोग तो पिछले 60 दिनों में डिबेट करते रहे हैं और हम लोगों के मतभेद रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने एक परिचय दिया है, एक बहुत ही परिपक्वता का परिचय दिया है कि भाई संशोधनों के साथ हम लोग तैयार हो गए हैं। आदर्श जी, हम लोग को समझना चाहिए कि लोकतंत्र की जो नींव है वो संवाद पे, परिचर्चा पे, परामर्श पर टिकी हुई है। आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब संविधान को बनाया तो उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो है, बातचीत का जरिया उससे होना चाहिए। 11 दौर की बातचीत, 45 घंटों की बातचीत। गुरु प्रकाश जी, बड़ी बात यह है कि आंदोलन का सम्मान तो है, ये तो खुद राष्ट्रपति महोदय भी कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि जब आंदोलन अराजक हो जाएगा तो सवाल भी खड़े होंगे। और 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसने कई सवाल पीछे छोड़ दिए। निश्चित रूप से। और देखिए, आज, और आप बार बार मुझे कहेंगे मैं कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहा हूं, लेकिन समझना चाहिए कि हमारे सामने साक्ष्य हैं। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का ऑफिशियली वेरीफाइड ट्विटर हैंडल जब ये कहता है कि लाल किले फतेह हो गई, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जब ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल, ये ब्लू टिक की बात कर रहा हूं मैं, किसी रैंडम ट्विटर प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूं, वो कहते हैं लाल किले फतेह हो गई। आपकी कांग्रेस पार्टी के जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं पूर्व सांसद की बात नहीं कर रहा हूं, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के राजदूत बन के बार बार जाते हैं वहां सिंघू बॉर्डर पे और मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं।
तो देश के सामने स्पष्ट हो गया है। और आज का जो अभिभाषण का उनका बॉयकॉट है शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। आज वो जनाधार विहीन, मुद्दा विहीन, नीति विहीन, नेता विहीन हो गए हैं। तो इस प्रकार के संवैधानिक संस्थानों पे बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करके ये दुर्भाग्य है, ये दर्शाता है कि आज वो लोग हताश हो गए हैं और हाशिए पे खड़े हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अब तो राष्ट्रपति भी इस बात को कह रहे हैं, देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, आपको लगता है किसानों पर उनकी इस बात का असर होगा? देखिए, निश्चित रूप से, और महामहिम का बहुत सम्मान है। महामहिम जिस समाज से आते हैं उस समाज की बहुत सारी आकांक्षाएं हैं। वंचित समाज, हाशिए के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो आज 2014 के ऑनवर्ड्स हम लोग देख रहे हैं कि जो देश का वंचित वर्ग है, देश में जो दलित समाज है, उसका प्रतिनिधित्व अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। हम सब सम्मान करते हैं और हम लोग आशान्वित हैं, हम लोग आश्वस्त हैं कि किसान संगठन भी महामहिम की बातों को सम्मानपूर्वक सुनेंगे और स्वीकार करेंगे उनके जो भी बातें हैं आज। लेकिन एक बात मुझे बताइए, बार बार किसान नेता, खास करके मैं राकेश टिकैत का भी जिक्र कर लेता हूं, वो 2-3 दिन से जब भी मीडिया से बात कर रहे हैं एक सवाल उठा रहे हैं कि जब वहां पर ऐसा सब कुछ हो रहा था लाल किले पर तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। ये क्या अपने तरफ से काउंटर करने की कोशिश हो रही है या और स्थिति को खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या समझ, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इसको? आदर्श जी, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि कार्रवाई का क्या मतलब होता है? गोलियां चलवा देते क्या? यही तो विपक्षी दल चाहते थे कि वहां जालियांवाला बाग बन जाए और वो लोग बार बार नरेंद्र मोदी जी को जनरल डायर की संज्ञा दे दें। देखिए, हम लोग बहुत ही संवेदनशील हैं, हम लोगों की निष्ठा लोकतंत्र में है। दिल्ली पुलिस ने जो संयम का परिचय दिया है, आदर्श जी, मैं एबीपी के दर्शकों को बताना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस ने अद्भुत संयम का परिचय दिया है। आज भी मुझे बताया जा रहा है लगभग 385 के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो अस्पताल में एडमिट हैं। बहुत गहरी चोटें आई हैं और ये चोटें सिर्फ उनके शरीर पर नहीं आई है, संविधान की आत्मा को भी आई है। इसीलिए हम लोग बहुत ही संवेदनशील है, अति संवेदनशील है। लगातार 11 दौर से हम लोग बातचीत करने को तैयार थे, लेकिन जो दुर्भाग्य है, हमने देखा 26 जनवरी को जिस प्रकार लाल किले के प्राचीर पे दूसरा ध्वज लहराया गया, इसको देश कभी नहीं माफ करेगा, गणतंत्र कभी नहीं माफ करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, ये उनकी लेगेसी के साथ भी अपमान है। आप रहे हैं हमारे साथ मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, आप राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण आपने सुना, मेरा सवाल ये है, हिंसा को लेकर जिस तरह की बातें उन्होंने कही, क्या उसके बाद भी जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन के सम्मान की बात तो उन्होंने कही, लेकिन वही जो संविधान है हमारा, वही हमें ये भी कहता है कि नियमों का भी पालन करना चाहिए, ये भी संदेश उन्होंने दिया। समझ में आएगा आंदोलनकारियों को ये? देखिए, उम्मीद करनी चाहिए कि समझ में आएगा। सचमुच आएगा कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए, सरकार की बात का असर नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट की बात का असर नहीं हुआ, लेकिन 26 जनवरी की जो घटना है, शर्मनाक घटना हुई है, उसके बाद निश्चित रूप से एक जो है पुनरावलोकन कहें या आत्ममंथन कहें, जो है किसान नेताओं को करना चाहिए कि हमारा आंदोलन क्यों भटक गया, हमारे आंदोलन की जो नैतिक शक्ति थी वो क्यों खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि देखिए, किसी भी बातचीत में, समझौते में कोई भी एक पक्ष मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर नहीं चल सकता कि हम जो कह रहे हैं वो सब हमारी बात मान लीजिए, हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। इस तरह से तो कोई बातचीत नहीं होती, कोई समझौता नहीं। तो जो शिवराज सिंह जी ने स्टैंड लिया है, असल देखिए वो व्यवहारिक स्टैंड। आप बताइए, सरकार ने एक कानून बनाया है, उसमें आपको ऐतराज है, इन बातों से ऐतराज है, ये कि ये और ये हटा दीजिए और ये जोड़ दीजिए इसमें, जिससे हमारा जो है फायदा हो। ठीक है, मकसद जो है दोनों का एक होना चाहिए, सरकार और किसान संगठनों का। बिल्कुल ठीक है, मकसद हल निकालने का होना चाहिए। 2 कदम एक पक्ष बढ़े, 2 कदम एक पक्ष बढ़े, प्रदीप जी, तभी शायद कोई भी जो मसला है वो हल हो सकता है। मास्टर शिवराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि पहले उनकी आवाज नहीं आ रही थी तकनीकी खामी की वजह से। जुड़ गए वो हमारे साथ। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए।
सभी खास मेहमान मौजूद है हमारे साथ। मास्टर शिवराज सिंह, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मेरा सीधा सवाल यह है, राष्ट्रपति को अपनी बातों में इसका जिक्र करना पड़ा। जाहिर सी बात है, देश के लिए ये एक ऐसा दाग है जो भूल पाना आसान नहीं होगा, लेकिन इस तरह की हिंसा हो गई उसके बाद भी जो किसान संगठन है उनके रुख में कोई नरमी नहीं आ रही। मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की बात से भी सहमत हूँ, लेकिन ना तो किसान मोर्चा ने उपद्रवकारियों का समर्थन किया है, ना भारतीय किसान लोक शक्ति ने समर्थन किया है। घोर निंदा की है, कड़ी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सर लेकिन हिंसा तो हुई ना, जिम्मेदारी कौन लेगा? तमाम संगठन तो शामिल थे मार्च निकालने में। नहीं 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 नहीं, जिन्होंने जो उपद्रवी है, जिन्होंने उपद्रव किया है, इसका मतलब ये नहीं है पूरा हिंदुस्तान का किसान दोषी हो गया। मेरी बात सुनो, क्या उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ये बर्दाश्त करेगी कि विधायक अपने समर्थकों के साथ किसानों को लाठी डंडों से जाके पीछे धरने पे? ये क्या उचित है? क्या शासन प्रशासन नहीं है कार्रवाई करने के लिए? क्या विधायक बदतमीजी करेंगे या उनके समर्थक बदतमीजी करेंगे? आंदोलनकारियों को विधायक। सर उस पर भी मैं बात कर लूंगा। गुरु प्रकाश भी मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता। लेकिन मुझे ये बताइए, आंदोलन में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी कंट्रोल करने की किसकी थी? इन्हीं संगठनों की थी ना सर? अरे मैं कब मैंने कर रहा हूँ? भारतीय किसान लोक शक्ति ने 2 महीने धरना चलाया, शांतिपूर्वक धरना चलाया। मैंने पूरा नेतृत्व की जिम्मेदारी ली। मैंने यहाँ तक कहा, मेरा कोई भी कार्यकर्ता लाइन ऑफ लाइन भटका तो मैं फांसी की सजा मांगता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।